वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही मैंने इस मूवी को देख लिया था और मैंने इस मूवी को 5 बार देखा। 3 बार इसलिए देखा बिकॉज ऑफ बैड वीडियो क्वालिटी और बैड ऑडियो क्वालिटी, जिसकी वजह से मूवी कुछ भी समझ में ही नहीं आई। और 2 बार मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरे मन में काफी सारे सवाल थे, तो कुछ सवालों के जवाब मिले और कुछ सवाल ही रह गए। मतलब जहाँ पर टाइम ट्रैवल की बात आती है तो वहाँ पर लॉजिक नहीं बल्कि थ्योरीज वर्क होना शुरू हो जाती है। अब तक मैंने जो कुछ टाइम ट्रैवल बेस पर मूवीज एक्सप्लेन की है उन सारे के सारे मूवीज में अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो सेम उसी तरह क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब एक अलग थ्योरी को लेकर हमारे सामने आए हैं जिसका नाम दिया है टेनेंट। सच बताया जाए एक्चुअली ये कोई टाइम ट्रैवल मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर वो सारा सब कुछ हम मूवी में देखेंगे। तो पहले इस टाइटल को एक्सप्लोर करते हैं। तो मूवी का नाम है टेनेंट। जब आप इस टाइटल को देखते हो तो आगे से भी टेनेंट नजर आता है और पीछे से भी टेनेंट नजर आता है और इसी तरह इस टेनेंट में 10 मौजूद है, मतलब 10 मौजूद है। तो यहीं पर हम व्यूवर्स को इस मूवी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और ये 10 का मतलब क्या है मैं आपको मूवी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ओपेरा हाउस से जहाँ पर अभी ऑर्केस्ट्रा चलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ टेररिस्ट घुस के आ जाते हैं और वो टेररिस्ट लोगों को मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद ओपेरा हाउस के बाहर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है प्रोटोगेनिस्ट। प्रोटोगेनिस्ट का मतलब है मेन नायक, मेन कलाकार, मेन किरदार। तो मैं इतना लंबा नाम नहीं ले सकता तो मैं इसे सिर्फ हीरो कहकर बुलाऊंगा, आप समझ जाइए। एक्चुअली यहाँ पर हमारा हीरो CIA का एक सीक्रेट एजेंट है। खैर उसके बाद वो लोग ओपेरा हाउस में घुस जाते हैं और नार्कोट की गैस रिलीज करने लगते हैं ताकि वहाँ के लोग बेहोश हो जाए। लेकिन वो टेररिस्ट भी बहुत चालाक होते हैं। वो लोग अपने साथ मास्क ले आए हुए रहते हैं तो वो लोग फटाफट से मास्क पहन लेते हैं, लेकिन बच्ची कुची पब्लिक वहीं पर बेहोश हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर हीरो एक पैकेज को लेने के लिए आया है और इस पैकेज का नाम है प्लूटोनियम, लेकिन वो एक्चुअली प्लूटोनियम भी नहीं होता, हमको बाद में पता चलता है। तो फिलहाल तो हमारे हीरो को ये चीज क्या है अभी तक नहीं पता। तो जब हमारे हीरो को उस पैकेज का एड्रेस पता चलता है वो उसे हासिल कर लेता है और अपने टीममेट्स को दे देता है और वो फिर से ओपेरा हाउस में जाता है लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो रशियंस लोग इस पब्लिक को मारने के लिए वहाँ पर बॉम्ब्स फिट कर रही होती है। तो धीरे धीरे कर हीरो उस बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने लगता है, लेकिन वहीं पर एक आदमी हमारे हीरो को देख लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक और मास्क वाला इंसान आता है और देखते ही देखते एक बुलेट रिवर्स में जाने लगती है और उस आदमी को लग जाती है, मतलब रशियन आदमी को लग जाती है। हमारा हीरो उस मास्क वाले इंसान को सीधी तरह से देख नहीं पाता, लेकिन इस आदमी के पीछे एक बैग होती है और उस बैग में एक लाल डोरी होती है। वो चीज हमारा हीरो देख लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हीरो को पकड़ लिया जाता है और वो लोग इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं और CIA के प्लान्स के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो वहीं पर हीरो का एक और टीममेट भी होता है और वो धीरे धीरे कर साइनेट अपने हाथ में निकाल लेता है। तो ये चीज हमारा हीरो देख लेता है और वो फौरन उस साइनेट को खा लेता है। मतलब हमारे हीरो समझता है कि इन्फॉर्मेशन देने के बजाय मरना अच्छा होगा, लेकिन बाद में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली हीरो मरा नहीं है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। तो वहीं पर हीरो के पास एक और बंदा आता है और वो बंदा हीरो को बताने लगता है कि वो सारा सब कुछ हमारा एक टेस्ट था जिसमें तुम 100% पास हो चुके हो। और हीरो उस आदमी से इसके टीममेट्स के बारे में पूछने लगता है। तो वो आदमी हीरो को बताने लगता है कि तुम्हारे टीममेट्स में से एक इंसान भी बच नहीं पाया, वो सारे के सारे मर चुके हैं। उसके बाद जब हीरो रिकवर होकर बाहर आता है तो बाद में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं, ये लोग समुद्र के बीचों बीच होते हैं और वो आदमी हीरो की लॉयल्टी देखकर इसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लेता है जिसका नाम है टेनेंट, TENET। और हीरो को टेनेंट का मतलब क्या है बिल्कुल भी पता नहीं है और वो आदमी हीरो को किसी वॉर के बारे में बताने लगता है। ये एक जंग है जो छिड़ चुकी है और इसी जंग को रोकना है इनको। उसके बाद वहाँ से हीरो एक लेडी साइंटिस्ट से जा मिलता है और यहाँ आने के बाद वो साइंटिस्ट हमारे हीरो को बताने लगती है कि शायद ये लोग World War III को होने से रोक रहे हैं। सिर्फ इतना पता है इस साइंटिस्ट को। उसके बाद वो लड़की हीरो को किसी जगह पर लाती है और गन लेके फायर करने के लिए कहती है, लेकिन हीरो उस गन में बुलेट ही नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो लड़की हीरो को फायर करने के लिए कहती है। जब हीरो उस गन को फायर करता है तो दीवार में जो बुलेट होती है वो वापस उस गन में आ जाती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि बुलेट आगे जाए। तो यही बात हीरो उस लड़की से पूछने लगता है कि कैसे। तो वो लड़की हमारे हीरो के सामने 2 बुलेट्स रख देती है और उससे कहती है इनमें से एक बुलेट आगे जाती है और दूसरी बुलेट पीछे आती है।
मतलब एक बुलेट इन्वर्टेड है और एक बुलेट नॉर्मल है, लेकिन इनको देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन सी बुलेट नॉर्मल है और कौन सी बुलेट इन्वर्टेड है। और यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि ये एक्चुअली नॉर्मल बुलेट्स ही है, लेकिन एक मशीन के जरिए से फ्यूचर के लोग इन बुलेट्स को, इन वेपन्स को इन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ के कुछ लोग इन वेपन्स को फ्यूचर वालों से ले रहे हैं। और इसी बातों ही बातों में वो साइंटिस्ट लड़की हमारे हीरो को एंट्रोपी के बारे में बताने लगती है। मतलब इन ऑब्जेक्ट्स में इन्वर्टेड एंट्रोपीज मौजूद है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये एंट्रोपी क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आसान भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आइस क्यूब को लेकर एक रूम टेम्परेचर में रख दीजिए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब उस आइस क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिखरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आइस क्यूब थोड़ी देर बाद पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस आइस क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें लो एंट्रोपी होती है और जो मॉलिक्यूल्स पानी में होते हैं उसमें हाई एंट्रोपी होती है। लेकिन जब आप उस एंट्रोपी को रिवर्स करोगे तो बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स जमने लगते हैं। मतलब पानी धीरे धीरे कर आइस बनने लगता है उसी रूम टेम्परेचर में। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारी सारी की सारी जिंदगी एंट्रोपी पर ही बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको ही देख लीजिए, हम छोटे बच्चे से लेते हुए जवान होते हैं, बड़े होते हैं और बूढ़े होते हैं। मतलब हमारी एज वक्त के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन एक मशीन है जो फ्यूचर वालों के पास है और वो लोग उसकी मदद से उस एंट्रोपी को रिवर्स कर रहे हैं और उस मशीन से ऑब्जेक्ट्स या इंसानों को भी इन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी पर बेस्ड है ये मूवी। और ओपेरा हाउस में जिस आदमी ने हमारे हीरो को बचाया था वो बुलेट भी इन्वर्टेड थी। तो खैर यहाँ पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि ये एक्चुअली वेपन्स इंडिया में बनते हैं। उसके बाद हमारा हीरो इंडिया जाता है, मुंबई। यहाँ आने के बाद हीरो नील नाम के एक शख्स से मुलाकात करता है जो यहाँ पर मुंबई में हमारे हीरो की हेल्प करने के लिए आया है। और हीरो नील से कहता है कि वो जल्द से जल्द संजय सिंह से मिलना चाहता है। तो नील हीरो से कहता है कि वो तो इतना आसान नहीं है, वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, लेकिन वहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल का काम है। तो खैर उसके बाद उसी दिन रात ये दोनों संजय सिंह से मिलने के लिए प्लान करते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह मारने के बाद वो लोग संजय सिंह को पकड़ लेते हैं और उससे वो इन्वर्टेड वेपन्स के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि संजय सिंह की बीवी, जिसका नाम है प्रिया, वो एक्चुअली वेपन का बिजनेस करती है। लेकिन प्रिया हीरो को बताने लगती है कि मैं तो वेपन्स बेचती हूँ, सप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं उसे इन्वर्ट नहीं करती, इन्वर्ट करने वाला कोई और है। और यहाँ पर प्रिया एक शख्स का नाम लेती है जिसका नाम है एंड्रे सेटर और वो एक रशियन है। और प्रिया हीरो से कहती है कि तुम सेटर से दोस्ती कर लो, तभी जाके पता चलेगा कि उसको वो वेपन्स कैसे मिल रहे हैं। उसके बाद हीरो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंट ऑफिसर से जा मिलता है जिसका नाम है माइकल। और हीरो माइकल से सेटर के बारे में पूछने लगता है, उसी के लिए ये यहाँ पर आया है। और माइकल हीरो से सेटर के बारे में बताने लगता है कि वो नॉर्थन साइबेरिया में स्टाल्क टूवल नाम के एक होम टाउन में जन्म लिया, तो किसी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं रहती। तब से लेते हुए वो एरिया अंडरग्राउंड ऑपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। और सेटर स्टार्क टूवर पर अपना कब्जा जमा चुका है। लेकिन 2 हफ्ते पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। और सेटर की एक बीवी होती है जिसका नाम है कैथरीन, सिंपल से कैट। और मियाँ बीवी के बीच कुछ ज्यादा जमती नहीं, लेकिन इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है मैक्स। तो ये सुनने के बाद हीरो माइकल से पूछने लगता है, मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि मैं सेटर तक कैसे पहुंच सकता हूं। तो माइकल हीरो को कहता है उसके बीवी के जरिए से। और माइकल हीरो को गोया की एक पेंटिंग देता है और इसके जरिए से तुम केट से मिल सकते हो। उसके बाद हीरो केट को देखने के लिए एक स्कूल जाता है, जो हर रोज केट अपने बच्चे को देखने के लिए वो स्कूल आती है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर सेटर की कार आती है और उस बच्चे को उस कार में ले जाती है। मतलब सेटर केट को उसके बच्चे से भी नहीं मिलने दे रहा होता। तो मौका देकर हीरो केट से जा मिलता है उस पेंटिंग को लेकर। उसके बाद ये दोनों किसी रेस्टोरेंट जाता है खाना वगैरह खाने के बाद। और इसी बातों ही बातों में केट हीरो को बताने लगती है कि सेटर गोया की पेंटिंग लेकर इससे ब्लैकमेल कर रहा है। एक्चुअली केट ने सेटर को एक नकली ड्राइंग दिया था और इसी को ध्यान में रखकर सेटर केट को ब्लैकमेल कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। और केट हीरो को अपना रोमांटिक डे बताने लगती है। केट और सेटर ये दोनों वियतनाम में थे। उस वक्त केट सेटर से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी सेटर केट से नाखुश था। जब केट शहर जाके अपने बेटे को लेकर वापस आ रही थी उसी बोट के पास, तो उसने एक लड़की को उस बोट से जंप होते हुए देखा और वहाँ पर सेटर नहीं था। तो ये सुनने के बाद हीरो केट से पूछने लगता है कि वो असली डायग्राम कहाँ पर है, मैं तुम्हारी बेड़ियाँ खोल सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सेटर के आदमी आ जाते हैं।
क्योंकि सेटर हर वक्त अपने पत्नी पर भी नजरें रखे हुए था। तो यहाँ पर हमारे हीरो और सेटर के आदमियों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तो फाइट होने के बाद हमारा हीरो उन गुंडों से बच जाता है और दूसरे दिन हमारा हीरो केट से मिलने के लिए उसके बच्चे के स्कूल के पास जाता है। यहाँ पर केट हीरो को उस पेंटिंग का पता बताने लगती है कि वो ओस्लो एयरपोर्ट के एक गैलरी में मौजूद है जो बहुत ही सिक्योर है। तो दूसरे दिन नील एज ए बिजनेसमैन बनकर उस ओस्लो एयरपोर्ट जाता है और वहाँ का मैनेजर नील को अपना सिक्योरिटी सिस्टम दिखाने लगता है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही टाइट है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई गलती हो गई तो इनको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे इस कमरे से बाहर जाने के लिए। और इसी तरह इस कमरे में कुछ जहरीली गैसेस है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बेहोश हो सकते हैं अगर वो लोग यहाँ पर फंस गए तो नील सारा का सारा सिक्योरिटी सिस्टम चेक करके हीरो के पास आता है और यहीं पर एक और बंदा भी होता है जिसका नाम है माहिर। और ये दोनों ये प्लान करते हैं कि वो लोग एक प्लेन को क्रैश करेंगे उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो फिर उसे चुराने के लिए। उसके बाद नील और हमारा हीरो ये दोनों उस गैलरी जाते हैं और यहाँ पर माहिर अपनी टीम को लेकर उस प्लेन में जाता है और उस प्लेन में जो गोल्ड होता है वो नीचे फेंकने लगता है क्योंकि ये लोग खाली प्लेन को क्रैश करना चाहते हैं। तो सेम उसी तरह प्लान के मुताबिक वो लोग प्लेन को क्रैश करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर हीरो के पास इमरजेंसी होने के कारण वो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का मैनेजर किसी भी तरह करके बच जाता है। लेकिन हमारा हीरो और नील ये दोनों धीरे धीरे कर दरवाजों को ओपन करने लगते हैं। तो इसी तरह ओपन करते करते ये दोनों एक कमरे में जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक ग्लास को देखते हैं जिस ग्लास में बुलेट्स के निशान होते हैं। जब नील उस ग्लास को छूने ही वाला होता है तो हीरो उसको रोक देता है। तो उसी कमरे में एक गोल गोल घूमने वाली मशीन होती है जिसका नाम है टर्नस्टाइल मशीन। और टर्नस्टाइल में से दो लोग बाहर आते हैं और वो दो बंदे मास्क पहने हुए रहते हैं और उनमें से जो हीरो के पास बंदा होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उस बंदे की सारी हरकतें उल्टी होती है। और जो नील के पास बंदा होता है वो नॉर्मल होता है। तो नील उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा भागने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर हमारा हीरो और उस मास्क वाले बंदे के बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो इन्वर्टेड बंदा उस कमरे से बाहर चला जाता है। मतलब एरोप्लेन से एक हवा आती है और उस हवा के जरिए से वो बंदा बाहर चला जाता है। उसके बाद हीरो फिर से मुंबई जाता है प्रिया से मिलने के लिए और यहाँ पर प्रिया हीरो को बताने लगती है जो दो लोग उस टर्नस्टाइल से निकले थे वो दो नहीं बल्कि एक ही इंसान है, एक इन्वर्टेड और एक नॉर्मल। मतलब सेटर ने अपने गैलरी में टर्नस्टाइल बना के रखा है और इसी टर्नस्टाइल मशीन की मदद से लोग और ऑब्जेक्ट्स इन्वर्ट होते हैं। और एक्चुअली सेटर इन मशीन्स को नहीं बनाया, फ्यूचर वालों ने सेटर को ये मशीन दिया है। उसके बाद प्रिया हीरो को बताने लगती है अगर तुम्हें सेटर से मिलना होगा तो तुम्हें एक चीज को हासिल करना होगा और वो है प्लूटोनियम 241। सेटर इसी की तलाश में है। अगर तुमने इस चीज को हासिल कर लिया तो तुम आसानी से सेटर से मिल पाओगे। और यहाँ पर हमको एक और भी बात पता चलती है कि फ्यूचर के लोग हम पर अटैक कर रहे हैं सेटर की मदद से। मतलब सेटर एक ब्रोकर है। खैर उसके बाद हीरो केट से जा मिलता है और इससे सेटर से मिलवाने के लिए कहता है। और इसी तरह यहाँ पर हीरो केट को ये भी बताता है कि उसने उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हीरो ने केट से ऐसा झूठ कह देता है। उसके बाद हीरो सेटर की नजर में आने के लिए हीरो केट को उसके बोट के पास छोड़ने के लिए ले जाता है। उसके बाद हमारे रियल विलन का इंट्रोडक्शन होता है और इसी का नाम है आंद्रे सेटर। और यहाँ पर सेटर केट से हीरो के बारे में पूछने लगता है तो केट सेटर को झूठ बताने लगती है कि वो दोनों पुराने दोस्त है। उसके बाद हीरो सेटर से मिलने के लिए उसी दिन रात डिनर पे आता है। यहाँ आने के बाद सेटर हीरो को मानने ही वाला होता है तो हीरो सेटर को ओपरा के बारे में बताने लगता है और सेटर हीरो को दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट देता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सेटर और केट ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सेटर केट के सामने वो पेंटिंग रख देता है और इसी पेंटिंग की मदद से सेटर केट को ब्लैकमेल कर रहा होता है। और अब जाके केट को पता चलता है कि वो एक्चुअली पेंटिंग डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई थी, हीरो ने इससे झूठ कहा है। और सेटर केट को बताने लगता है कि इसको पहले से ही भनक लग चुकी थी कि उस गैलरी के साथ कुछ होने वाला है और इसीलिए सेटर ने उस पेंटिंग को पहले ही निकाल चुका था। उसके बाद हीरो सेटर और केट ये तीनों बोटिंग के लिए जाते हैं। पता नहीं क्या कहते हैं ये। तो इसी बोटिंग के दौरान केट सेटर को पानी में ढकेल देती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हीरो को पता है कि सेटर का जिंदा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके जरिए से काफी सारे चीजें पता की जा सकती है, तो इसलिए हीरो सेटर को बचा लेता है। उसके बाद केट गुस्से में हीरो के पास आती है। हीरो केट को समझाने लगता है कि इसने झूठ कहा, लेकिन सेटर बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये वेपन सप्लाई के बजाय बहुत ही बड़ा काम, जिसकी वजह से दुनिया बर्बाद हो सकती है। उसके बाद सेटर हीरो को अपने पास बुलाता है और यहाँ आने के बाद हीरो सेटर को बताने लगता है कि प्लूटोनियम 241
चोरी करने में ये इसकी मदद करे। और हीरो सेटर को प्लूटोनियम के बारे में बताने लगता है, लेकिन सेटर हीरो को बताने लगता है कि मुझे प्लूटोनियम के बारे में लेक्चर मत दिया करो, मैं प्लूटोनियम के शहर में ही पैदा हुआ हूँ, मेरा घर वही है स्टार्क्स 12। तो एक्चुअली उस वक्त सेटर को एक टाइम कैप्सूल मिला था। तो उसके बाद उसी दिन रात सेटर के पास एक टाइम कैप्सूल या तो फिर एक चेस्ट लाया जाता है जिसमें कुछ पेपर्स और कुछ गोल्ड्स भी होते हैं। तो उनमें से एक आदमी एक गोल्ड के पीस को चुरा लेता है, लेकिन सेटर उसी गोल्ड को लेकर उस आदमी को मार देता है। तो ये सारा सब कुछ दूर से हमारा हीरो देख रहा होता है, लेकिन सेटर के आदमी हीरो को पकड़ लेते हैं और हीरो सेटर को बताने लगता है कि मुझे बस एक क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए। और उसी वक्त सेटर एज ए पेमेंट के तौर पर हीरो को एक गोल्ड का पीस दे देता है और हीरो इस गोल्ड को बेच के उस प्लूटोनियम 241 को चुराने के लिए जो सामान होता है वो खरीद ले। और इसी बातों ही बातों में हीरो सेटर को केट को इन्वॉल्व करने के लिए कहता है। तो खैर उसके बाद वो सारे के सारे लोग टैलिन आते हैं। यहाँ आने के बाद केट इस काम को करना नहीं चाहती। केट सेटर पर गन पॉइंट आउट करती है। ये देखकर सेटर को बहुत गुस्सा आता है और वो केट को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। तो यहाँ पर नील और हीरो किसी भी तरह करके उस प्लूटोनियम केस को चुरा लेते हैं। जब हीरो उस केस को उस सूटकेस को ओपन करता है तो उसमें प्लूटोनियम नहीं होता, उसमें एक एक्चुअली आर्टिफैक्ट होता है। और यही चीज उस दिन हीरो ने ओपेरा हाउस में देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर सेटर मास्क पहनकर केट को एज ए होस्टेस की तरह वहाँ पर लाता है और मजबूरन हीरो उस केस को सेटर को दे देता है। एक्चुअली वो इन्वर्टेड सेटर होता है। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो हीरो के सामने एक कार उल्टी पड़ी हुई रहती है और देखते ही देखते वो कार अपने आप सीधी खड़ी होती है और वो बैकवर्ड ट्रैवल करने लगती है। तो उस केस को हासिल करने के बाद सेटर केट को वहीं पर छोड़ के वो किसी और में शिफ्ट हो जाता है, मतलब केट को मरने के लिए उसी कार में छोड़ देता है। लेकिन हीरो किसी भी तरह करके केट की जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेटर के लोग आते हैं, नॉर्मल लोग, और नील पर फायरिंग करने लगते हैं और उसी तरह हमारे हीरो को भी पकड़ के ले जाते हैं। और उसी तरह इन्वर्टेड सेटर केट को भी अपने साथ ले जाने लगता है और वहाँ से हीरो को किसी कमरे में लाया जाता है। और दूसरी तरफ वो इन्वर्टेड सेटर केट को मास्क लगाकर बिठाता है। और यहाँ पर आपने कलर्स को ऑब्जर्व किया, हीरो के कमरे में जो लाइट होती है वो लाल होती है और उस तरफ जो केट के पास लाइट होती है वो ब्लू वाली होती है। मतलब इससे डिफरेंस पता चलता है कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा इन्वर्टेड है। एक्चुअली हीरो सेटर को खाली केस दिया हुआ रहता है और देखते ही देखते वो इन्वर्टेड सेटर केट को उल्टी गोली मार देता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि नॉर्मल बुलेट से भी इन्वर्टेड बुलेट का असर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। कि तभी इस तरफ नॉर्मल सेटर हीरो के पास आता है और फिर से उसे पूछने लगता है कि वो आर्टिफैक्ट कहाँ पर छुपाया है तुमने। तो हीरो सेटर को बताने लगता है कि उसने एक BMW कार में छुपाया है। जब सेटर हीरो को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टेनेंट की फौज आ जाती है और देखते ही देखते ये दोनों सेटर्स उसी मिशन में चले जाते हैं, मतलब टर्नस्टाइल में चले जाते हैं। और जो नॉर्मल सेटर होता है वो पास में जाता है उस आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए। और इसी मिलिट्री के दरमियान नील भी होता है। तो हीरो नील पर गुस्सा होने लगता है कि सेटर को कैसे पता चला इनके प्लान के बारे में। लेकिन आइव्स हीरो को बताने लगता है कि सेटर को किसी ने कुछ भी नहीं बताया, उसने टेम्पोरल पेंसिल मूवमेंट किया है। तो नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर आप पबजी खेलते हो तो 2 लोग राइट से फ्लैंक करते हैं और 2 लोग लेफ्ट से फ्लैंक करते हैं। मतलब आर्मी में 2 टीम स्प्रेड होके एक राइट में और एक लेफ्ट में जाकर हमला करती है। लेकिन यहाँ पर सेटर ने अपने कुछ आदमियों को पास्ट में भेजा ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या होता है। और उसके बाद ये खुद फॉरवर्ड ट्रैवल करने लगता है अपनी उल्टी टीम को फॉलो करते हुए, जिससे उसको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसी को कहते हैं टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट। अब यहाँ पर चूंकि केट को इन्वर्टेड गोली लगी है तो इसका असर बहुत ही बुरा होता है। और आइव्स हीरो को बताता है अगर केट को बचाना होगा तो उसको फिर से इन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इन्वर्टेड दुनिया में जाकर ही वो ठीक हो सकती है, लेकिन वापस आने की कोई मशीन नहीं होती। तो हीरो इव्स को एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट बताने लगता है कि हीरो और नील इन दोनों ने ओस्लो एयरपोर्ट में एक मशीन को देखा है। वो लोग वहाँ से ट्रैवल कर लेंगे, मतलब पहले इन्वर्ट होंगे उसके बाद नॉर्मल होंगे। और इस पॉइंट पर मैं आपको ये बात बता दूं, इस मूवी के हिसाब से अगर आप पीछे जाना होगा, मतलब पास्ट में जाना होगा, तो आप उतने ही दिन ट्रैवल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 दिन गुजर चुके हैं। अगर आप मंडे के दिन का इंसिडेंट चेंज करना चाहते हो तो आप टर्नस्टाइल में जाकर फिर से 4 दिन ट्रैवल करना होगा मंडे को जाने के लिए। मतलब आप थर्सडे,
वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे इस तरह से ट्रैवल करके आपको बैकवर्ड जाना होगा। ऐसा नहीं है कोई मशीन में बैठ जाओ और आप एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पर बाहर आओगे। तो इस मूवी का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर फिर से हीरो पीछे जाना चाहता है केट को बचाने के लिए वन लास्ट ट्राई और उस आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर नील हीरो को बताने लगता है कि जो कुछ हुआ वो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। ये बात आप थोड़ा नोटेट कर लीजिए। लेकिन फिर भी हीरो पीछे जाना चाहता है और आइव्स हीरो को प्रूविंग विंडो के बारे में बताने लगता है, मतलब उस ग्लास के बारे में। वो ग्लास इस तरह का होता है जो फ्यूचर और पास्ट के बारे में देख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के हो तो आपका पास्ट उस ग्लास के थ्रू दिखेगा, अगर आप पास्ट के हो तो आपका फ्यूचर उस ग्लास के थ्रू दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस सीन में दो टाइम दिखते हैं। उसके बाद हीरो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब इन्वर्टेड दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उससे पहले एक लेडी सोल्जर हीरो को कुछ हिंट्स देने लगती है और उसे एक ऑक्सीजन मास्क भी देती है, क्योंकि नॉर्मल दुनिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन इन्वर्टेड दुनिया में ये सारा सब कुछ उल्टा होता है। हवाएं उल्टी चलती है, सारे का सारा उल्टा ही चलता है। फाइनली हीरो मास्क पहनकर इन्वर्टेड दुनिया में चला जाता है और इसे बहुत ही अजीब का फील होने लगता है। तो वहीं पर एक गाड़ी होती है, तो हीरो उस गाड़ी को ड्राइव करने लगता है, लेकिन ये सीधी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि इन्वर्टेड दुनिया में नॉर्मल इंसान है, तो थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पर इन्वर्टेड सेटर जो पिछले सीन्स में इन्वर्ट होके यहाँ पर आया है, वो उस कार में उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने लगता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट वहाँ पर नहीं होता। तो उसी चेजिंग के दौरान हीरो की गाड़ी उलट जाती है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि कुछ सीन्स पहले जो उल्टी हुई गाड़ी सीधी हुई थी वो और किसी की नहीं, हमारे हीरो ही की थी। WTF मैन, क्या चल रहा है। तो खैर वहाँ पर सेटर आता है और उस कार को आग लगा देता है, लेकिन ऑफकोर्स इन्वर्टेड दुनिया है तो आग थोड़ी आइस में बदल जाती है और वो सेटर उस आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब हीरो अपनी आंखें खोलता है, हीरो, नील और केट ये तीनों एक कंटेनर में होते हैं और ये कंटेनर ओस्लो एयरपोर्ट जा रहा होता है। मतलब ये तीनों लोग 1 वीक तक पीछे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नील हीरो को बताने लगता है कि ये भी टेनेंट का एक हिस्सा है। तो इसी जर्नी के दौरान नील और हीरो के बीच काफी सारी बातें होती है और इसी बातों ही बातों में हीरो को ये समझ में आता है कि वो आर्टिफैक्ट एक्चुअली एक एल्गोरिथम का हिस्सा है और यही हिस्सों को सेटर गैदर कर रहा है दुनिया को उलटने के लिए, मतलब पूरी दुनिया को इन्वर्ट करने के लिए। उस एल्गोरिथम से पूरी की पूरी दुनिया रिवर्स जा सकती है और फ्यूचर के लोग सेटर को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में नेचर बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए वो लोग पास्ट के लोगों को खत्म करना चाहते हैं ताकि अपना फ्यूचर बचा सके। लेकिन वो लोग, मतलब फ्यूचर के लोग, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को भूल चुके हैं। मतलब जब ग्रैंडफादर ही नहीं रहा तो उसका बेटा कहाँ से आता है, पागल लोडू ललित। तो खैर उसके बाद वो लोग ओस्लो एयरपोर्ट आ जाते हैं और ये तीनों के तीनों मास्क पहन लेते हैं क्योंकि ऑफकोर्स ये तीनों इन्वर्टेड दुनिया में होते हैं। यहाँ आने के बाद बाय मिस्टेकली हमारा हीरो एक कमरे में चला जाता है एरोप्लेन की हवा के जरिए से और उस पार बिना मास्क का हीरो होता है और वहीं पर नील भी होता है। और उस वक्त ओस्लो एयरपोर्ट में हीरो के सामने जो मास्क वाला इंसान आया था वो और कोई नहीं, यही था इन्वर्टेड हीरो। और इसी लड़ाई के दौरान हीरो टर्नस्टाइल में चला जाता है और वो दूसरे साइड से निकलता है, मतलब हीरो नॉर्मल होके बाहर आता है और ऑफकोर्स उस पार नील होता है। तो इसीलिए उस वक्त नील ने हीरो का चेहरा देखकर उसे छोड़ दिया, जिसका मतलब नील को ऑलरेडी सारा सब कुछ पता था। तो खैर उसके बाद जो इन्वर्टेड नील और केट होते हैं वो दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं उस मिशन के जरिए से। तो अब तक जो हुआ मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअली केट को इन्वर्टेड गोली लगी थी और केट को ठीक करने के लिए उसे इन्वर्ट करना होगा, लेकिन इनके पास उस वक्त एक और मिशन नहीं थी नॉर्मल होने के लिए। तो हीरो और नील इन दोनों ने ओस्लो एयरपोर्ट में एक टर्नस्टाइल को देखा था, इसलिए ये तीनों लोग पीछे जाकर उस एयरपोर्ट जाते हैं। तो इसी जर्नी में धीरे धीरे केट ठीक होने लगती है, पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक हो जाती है। तो उसके बाद हीरो प्रिया से जा मिलता है। यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिए, फिलहाल हमारा हीरो पास्ट में ही है और इससे 2 दिन के बाद प्रिया हीरो से कहती है प्लूटोनियम 241 चुराने के लिए। और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उस एल्गोरिथम के 9 हिस्से हैं जो एक साइंटिस्ट ने बनाया और खुद को खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मतलब क्या है और उन्होंने उस एल्गोरिथम को जगह जगह पर छुपा दिया। लेकिन फिलहाल वो 9 हिस्से सेटर के पास ही मौजूद है। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि प्रिया के पास एक टर्नस्टाइल मौजूद है, बड़ा वाला, और टेनेंट पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में जाके स्थापित होगा। तो प्रिया हीरो को अपना टर्नस्टाइल का पता दे देती है,
इस तरह से फिर से ये सारे के सारे लोग बैकवर्ड ट्रैवल करने लगते हैं और यहाँ पर शिप में केट और हीरो के बीच काफी सारी बातें होती है और इन्हीं बातों में हमें ये बात पता चलती है कि सेटर को पैनक्रियाटिक कैंसर है जो कभी भी क्यूर नहीं हो सकता और वो अपने साथ साथ इस दुनिया को भी बर्बाद करना चाहता है। मतलब सेटर के हाथ में एक डिवाइस होती है और इसका पल्स उस डिवाइस से कनेक्टेड होता है और इसके पल्स से सेटर ने उस एल्गोरिथम को ट्रिगर करके रखा है। मतलब सिंपल से बताया जाए तो डेड मैन स्विच, सेटर मरा तो दुनिया बर्बाद। लेकिन इसी बातों में केट हीरो को बताती है अगर वो मरना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी की खूबसूरत दिन को चूज करेगा और वो दिन है वियतनाम का दिन। और उसी दिन सेटर खुश था अपने बीवी के साथ। ये जानने के बाद वो सारे के सारे लोग उस डेट को जाने लगते हैं टर्नस्टाइल मिशन की मदद से। उसके बाद आइव्स अपने टीम की 2 टीम बनाता है, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। और ये दोनों टीमें 10 मिनट का टाइम रख के, मतलब 10 मिनट्स का टाइम रख के टेम्पोरल पेंसिल मूवमेंट करेंगे। मतलब ब्लू वाली टीम पहले स्टार्क 12 पर जाएगी क्योंकि वहीं पर सेटर ने उस एल्गोरिथम को छुपाया है और ब्लू टीम को फॉलो करते हुए रेड टीम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जैसा मैंने पहले कहा था। और यहाँ पर हमारा हीरो रेड टीम में होता है और नील ब्लू टीम में होता है। तो यहाँ पर केट परफेक्टली सेटर के पास आ जाती है उसे भटकाने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्क 12 में बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। एनिमीज तो नहीं दिखते लेकिन फाइट जरूर होती है, सीधे उल्टी एक्शन फाइट चलने लगती है। इसीलिए इस सीन में एक बिल्डिंग पहले ब्लास्ट होती है, उसके बाद फिर से वो रिक्रिएट होती है, उसके बाद फिर से वो ब्लास्ट हो जाती है। तो इसी फाइट के दौरान नील ये देखता है कि सेटर का एक आदमी एक गुफा में गया है तो नील उसके पीछे लग जाता है। तो यहाँ पर हीरो और आइस ये दोनों उस गुफा में जाते हैं लेकिन वहाँ पर वो दरवाजा बंद होता है और उस दरवाजे के उस पार एक लाश पड़ी हुई रहती है। तो आइस हीरो को कहता है उसके बैग में चेक करो, कोई बॉम्ब वगैरह होगा, हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे। जब हीरो उस लाश के बैग को चेक करता है तो उस बैग में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उस बैग से बाहर एक लाल डोर बाहर आती है और हीरो समझ जाता है कि ये बंदा वही है उस दिन ओपेरा हाउस में इसने बचाया था। यह बंदा कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर नील को लगता है कि सारा का सारा मामला बिगड़ चुका है और वहीं पर एक टर्नस्टाइल होता है। तो नील उस मिशन के जरिए से फिर से वो नॉर्मल होता है हीरो को बचाने के लिए। और यहाँ पर हीरो के पास देखते ही देखते सेटर का आदमी आता है और वो एल्गोरिथम को ट्रिगर कर देता है। लेकिन देखते ही देखते उस पार वो लाश होती है, वो फौरन खड़ी होती है और उस दरवाजे को, उस गेट को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से हीरो उस गेट की मदद से अंदर आ जाता है। और यहाँ पर हीरो और सेटर के आदमी के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दरमियान में वो मास्क वाला इंसान वहाँ से रिवर्ट होने लगता है। तो यहाँ पर केट जब सेटर के पास होती है वो देख लेती है कि दूर से दूसरी केट उसके बच्चे को लेकर यहाँ पर आ रही है। यह चीज देखकर केट को कंट्रोल नहीं होता, वो फौरन अपनी गन निकालकर सेटर को गोली मार देती है और उसकी लाश को पानी में बहा देती है। और यहाँ पर हमारा हीरो उस आदमी को मार देता है लेकिन बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो बॉम्ब ट्रिगर हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर नील एक गाड़ी लाता है और एक रस्सी उस गुफा में डालता है और इसी रस्सी की मदद से हीरो और एव्स ये दोनों बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड नील होता है वो फिर से अपनी टीम में ज्वाइन हो जाता है। और इसे देख के हमें ये लगता है जो थोड़ी देर पहले लाश बन के सोया हुआ था वो यही है। मतलब उस दिन ओपेरा में हमारे हीरो की जान बचाने वाला नील ही था, इसीलिए उस वक्त उसने मास्क पहनकर आया था। तो यहाँ पर केट सेटर को मारने के बाद उस बोट से पानी में जंप लगाती है और ऐसा जंप लगाते हुए जो अभी अभी केट आई थी अपने बच्चे को लेकर वो देख लेती है। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि जिस दिन केट ने हीरो को ये बात बताई थी कि उस दिन वियतनाम में बोट से एक लड़की जंप लगाई थी, वो लड़की और कोई नहीं केट ही थी। अबे क्या चल रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर एव्स फाइनली उस एल्गोरिथम के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक हिस्सा हमारे हीरो को देता है, दूसरा हिस्सा अपने आप रख लेता है और तीसरा हिस्सा नील को दे देता है और एव्स वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि नील फिर से अंदर जाने वाला है हीरो को बचाने के लिए। और जाते जाते नील हीरो को ये भी बताता है कि टेनेंट का मेन प्रोटोगनिस्ट हीरो ही है और हीरो ने खुद नील को हायर किया है टेनेंट में, जिसका मतलब है नील फ्यूचर से आया है हीरो को बचाने के लिए। और नील हीरो से यही बात कहता है जो हो चुका वो हो चुका, हम उसे बदल नहीं सकते, जिसका मतलब है इन लोगों ने ऑलरेडी दुनिया बचा लिया है, अब क्या फिर से घंटा बचाएंगे। 2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये सारी की सारी मूवी पास्ट में चलती है। खैर उसके बाद प्रिया केट के पास आती है उसे मारने के लिए, क्योंकि केट टेरेंट के बारे में जानती है और उसी तरह उस मिशन के बारे में भी। लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आता है और प्रिया को बताने लगता है कि मैं ही टेरेंट का मेन किरदार हूँ।
मैं ही टेरेन का फाउंडर हूँ। और हीरो केट को बचाना चाहता है, इसीलिए वो प्रिया को मार देता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके बताना जरूर, शायद मैंने कुछ चीजें मिस कर दिया हो। और फाइनली मुझे ये बात पता चलती है कि ये सारा सब कुछ लूप में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है।